हम सभी ने कभी ना कभी कोई जबरदस्त गैंगस्टर फिल्म जरूर देखी होगी, है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्ची कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने सिनेमा की तारीख की चंद सबसे बेहतरीन और मशहूर गैंगस्टर फिल्मों को मुतासिर किया। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तानी सिनेमा के असली डॉन वरदराजन मुदलियार की। ये एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जो किसी भी सनसनीखेज फिल्मी स्क्रिप्ट से बिल्कुल कम नहीं। चलें सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा बयान है। मैंने अपने डायलॉग और अंदाज विरादरा जन से लिए, और ये अल्फाज किसी आम शख्स के नहीं बल्कि खुद लेजेंडरी अदाकार अमिताभ बच्चन के हैं, वो भी उनकी मशहूर फिल्म अग्निपथ के लिए। और हैरानी की बात तो ये है कि इसी एक शख्स ने कमल हासन की इस शानदार अदाकारी को भी मुतासिर किया, जिस पर उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। मतलब एक हकीकी इंसान का पर्दे पर इतना गहरा असर वाकई कमाल है। तो असल सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो मास्टरमाइंड था कौन जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे मशहूर और यादगार गैंगस्टर किरदारों को जन्म दिया। ये जानने के लिए हमें जरा माजी में जाना होगा। हमें तारीख के औराक पलटकर एक ऐसी जिंदगी का जायजा लेना होगा जो हैरत अंगेज मोड़ों से भरी हुई है। हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम सा इंसान अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक बेहद ताकतवर बॉस बन गया। बाब एक आम कुली से माफिया बॉस बनने तक का सफर। इनकी जिंदगी का कैनवस बहुत वसी था। टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी 1926 में ब्रितानवी राज के दौरान तूथीकोरन में शुरू होती है, लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट आता है 1945 में। ये वो वक्त था जब एक नौजवान अपने आबाई शहर को छोड़कर बंबई के ख्वाबों और हुजूम में किस्मत आजमाने पहुंचा, और फिर आगे चलकर 1983 में फरार और 1988 में वफात तक का सफ़र। तारीख के ये चंद साल एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक तब्दीली का आगाज़ थे। तो शुरुआत कैसे हुई? बहुत ही नपे तुले कदमों से। सबसे पहला कदम वीटी स्टेशन पर एक आम कुली के तौर पर मेहनत मजदूरी करना था। दूसरा कदम वहां से गोदी के सामान की चोरी की तरफ बढ़ना। और तीसरा और शायद सबसे अहम कदम बंबई की वसीओ-वरीज धारावी कच्ची आबादी को अपना बेस, अपना महफूज ठिकाना बना लेना। एक कुली ने इंतहाई हिकमत अमली से गरीब तमिल बाशिंदों का एतमाद जीता और धारावी को अपने गैर कानूनी कामों के लिए एक ऐसा मजबूत किला बना लिया जिसे तोड़ना नामुमकिन सा हो गया। बाब 2 धारावी अंडरवर्ल्ड पर हुक्मरानी। अब इस गैर कानूनी सल्तनत के बारे में जो चीज सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो उसका तनव्वो और फैलाव है। जरा लिस्ट देखें। बत्तखोरी, अगवा, टारगेट किलिंग, जमीनों पर कब्जा और खास तौर पर गैर कानूनी जुआ और नाजायज शराब का धंधा। ये कोई छोटी मोटी गैंग नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री थी। एक इंतहाई मुनज़्ज़म और खौफनाक माफिया नेटवर्क जिसने बॉम्बे की अंडरवर्ल्ड को मुकम्मल तौर पर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। और फिर वो वक्त भी आया जब वरदराजन का नाम करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे अंडरवर्ल्ड के बड़े नामों के साथ लिया जाने लगा। इन तीनों ने मिलकर इस दौर की हुक्मरान तिकोन बना ली थी। खास तौर पर 1980 की दहाई के शुरू में जब हाजी मस्तान ने स्मगलिंग छोड़ दी और करीम लाला का पठान गैंग समद खान और दाऊद इब्राहिम की आपस की लड़ाइयों में कमजोर पड़ गया, तो वरदराजन ने हालात का भरपूर फायदा उठाया। वो अंडरवर्ल्ड का सबसे ताकतवर और बिला मुकाबला बादशाह बनकर उभरा। बाब 3 मुखैयर डॉन। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस शख्स के दो बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे थे। एक तरफ एक बेरहम अंडरवर्ल्ड सल्तनत और तमिल कम्युनिटी के अंदर चलने वाला उनका अपना मुतवाजी अदालती निज़ाम जो कानून को कुछ नहीं समझता था, और दूसरी तरफ बिस्मिल्लाह शाह बाबा की दरगाह पर गरीबों को मुसलसल खाना खिलाना और मोटेंगा स्टेशन पर गणेश चतुर्थी के इतने शानदार पंडाल सजाना कि वहां बड़ी बड़ी शख्सियत भी हाजिरी देती। ये तजाद देख रहे हैं, एक तरफ कानून शिकनी, दूसरी तरफ समाजी हमदर्दी। लेकिन 1980 की दहाई एक बहुत अहम मोड़ साबित हुई। दहाई के वस्त में मुंबई की कॉटन मिल्स अचानक जवाल का शिकार हो गई। मजदूर तबका, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत था, बुरी तरह मुतासिर हुआ, और इसी माशी बहरान और तब्दीली के साथ साथ वरदराजन के इन शानदार पंडालों की रौनक और अवामी हिमायत भी धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। बाब 4 क्रैकडाउन और जिलावतनी। इस पूरी कहानी में जवाल का असल आगाज उस वक्त होता है जब पुलिस ऑफिसर वाई.सी. पवार की एंट्री होती है। 1980 की दहाई में इन्होंने कोई आम कार्रवाई नहीं की, बल्कि एक सख्त और टारगेटेड मुहिम चला दी। जुए और शराब के अड्डे एक एक करके चुन चुन कर तबाह कर दिए गए और गैंग के कारिंदों को सीधा जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। कानून के जबरदस्त एक्शन ने इस पूरे माफिया नेटवर्क की जड़ें हिलाकर रख दी। और नतीजा ये निकला कि 1983 के आखिर तक पुलिस की मुसलसल बेरहम कार्रवाइयों के बाद एक वक्त का खौफनाक माफिया बॉस वरदराजन मुदलियार बिल्कुल हार चुका था।
अपनी ही बनाई हुई इस सल्तनत को, जिस पर वो कभी राज करता था, छोड़कर उसे बंबई से भागना पड़ा। वो ताकतवर बॉस अब महज एक मफरूर बन चुका था, जो वापस अपनी आबाई रियासत तमिलनाडु के मद्रास शहर में गुमनाम जिंदगी गुजारने चला गया। इस तूफानी जिंदगी का इख्तिताम इंतहाई ड्रामाई और बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह था। पहला कदम जनवरी 1988 में मद्रास में दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल। लेकिन दूसरा कदम सबसे हैरत अंगेज है। उनके पुराने साथी और हरीफ समझे जाने वाले डॉन हाजी मस्तान ने उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक पूरा तैयारा चार्टर किया ताकि लाश को मुंबई वापस लाया जा सके। और तीसरा कदम, जब लाश मुंबई पहुंची तो धारावी और माटिंगा जैसे इलाकों में जिंदगी मुकम्मल तौर पर थम गई। एक मुजरिम के लिए आवाम का इतना बड़ा सोग तारीख का वाकई एक अनोखा मंजर था। बा 5 हिंदुस्तानी सिनेमा में अमर हो जाना। और यहाँ ये बात शानदार तरीके से वाज़ेह हो जाती है कि इस एक शख्स की ज़िंदगी का असर कितनी दहाइयों और कितनी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ तक फैला हुआ है। 1983 में बॉलीवुड की फिल्म अर्ध सत्या, 1987 में कमल हसन का मास्टरपीस नाइकिन, 2018 में सुपरस्टार रजनीकांत की काला और फिर हाल ही में 2023 की मशहूर वेब सीरीज़ बम्बई मेरी जान। बॉलीवुड से लेकर तमिल और मलयालम सिनेमा तक अलग अलग अदवार में मुख्तलिफ फनकारों ने इस एक किरदार के मुख्तलिफ रूप पर्दे पर उतारे हैं। ये बात अपने आप में कितनी हैरत अंगेज है ना? तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प और फिक्र अंगेज सवाल जहन में उभरता है। एक मफरूर क्राइम बॉस आखिर किस तरह तारीख के पन्नों से निकलकर सिनेमा के रुपैले पर्दे पर एक कभी न मरने वाला अफसाना बन जाता है? शायद ये उसकी शख्सियत का वही पेचीदा तजाद था, बेवक्त कानून का सख्तरीन मुजरिम और गरीबों का हमदर्द, जिसने फनकारों, अदीबों और फिल्म साजों को बार बार उसकी कहानी सुनाने पर मजबूर किया। अब जब भी कोई गैंगस्टर फिल्म चलेगी तो स्क्रीन पर नजर आने वाला डॉन यकीनन कुछ ज्यादा ही हकीकी और गहरा महसूस होगा। इस सफर में साथ रहने का बहुत शुक्रिया।